नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। इस पॉडकास्ट को बनाने का एक मकसद है हमारा। तो आइए आज इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों के सवालों का, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज का जवाब आज हम देने में सक्षम होंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं एक शेर के साथ। कहते हैं, तुम ज़मीं से कद अपना कितना उठाओगे, मैं आसमां हूँ मुझे छू ना पाओगे। उतार फेंको ये लिबास गुरूर ए कागज़ का, अगर मैं बरस गया तो मुंह किसे दिखाओगे। जी हाँ दोस्त, ये शेर उन सभी लोगों के लिए है जो हमारे रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं। कुछ ज़्यादा चाहने वाले लोग भी आपके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, बट कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे तो ये भी कभी कभी तकलीफ़ की बात हो जाती है ना। तो जितने भी हमारे रेनोवियन हैं, जितने भी साथी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए ये एक पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे जो सवाल मार्केट में हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्वेरीज लोग कर रहे हैं हमारे रेंटस वेलनेस के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो आइए उन सभी के सवालों के जवाब को देते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, है ना। गुजराती में एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे तो समझ जाओ कि तरक्की कर रहे हो। जी हाँ दोस्त, आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रेंटस वेलनेस के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ जाहिर सी बात है कुछ लोग बुरी बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में होते हो, जब आप मार्केट में होते हो ना, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आपके राइवल्स होते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता कि आप तरक्की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग आपको डिफेम करना चाहते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ये दुनिया में हर बढ़ती हुई कंपनी, हर बढ़ते हुए इंसान के साथ होता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप बाकियों से आगे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी जितनी तारीफ होती है उसी की निंदा भी उतनी ज़्यादा होती है। तो लोग निंदा उसी की करते हैं जिसकी तारीफ होती है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आएगा इस सेशन के अंदर में, क्योंकि इस सेशन में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो यूजुअली मार्केट में नहीं उठने चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है द सोसाइटी इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू लीव बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय बैड पीपल्स, कि समाज में सिर्फ अच्छे लोग नहीं होते दोस्त, समाज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और इन बुरे लोगों को टाइम टू टाइम आके आपको थोड़ी सी इनकी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी होती है। मार्केट में अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि इसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग प्लान की आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर ये किसी एडवर्स सिचुएशन में किसी आपके राइवल के हाथ में लग जाए तो आपका राइवल इसको नेगेटिव पब्लिसिटी में आपका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। जैसे कि अभी इन दिनों सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि रेनेटस वेलनेस को लेके या डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ लोग इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुखी करने वाली बात यह है कि कुछ लोग पर्सनल राइवलरी को डायरेक्ट सेलिंग को डिफेम करने तक लेके चले गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि कोई भी कंटेंट अगर अपने चैनल के माध्यम से अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना, तो कम से कम उसका फैक्ट चेक जरूर कर लिया करें, ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लिया करें, क्योंकि किसी भी कहानी के ना 3 पक्ष होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एवरी स्टोरी हैज 3 एंगल्स माय डियर फ्रेंड, योर्स, देयर्स एंड द ट्रूथ। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं। किसी भी कहानी का सिर्फ एक पहलू सुनकर उस एक पहलू को मार्केट करना या उस एक पहलू को सोशल मीडिया पे डालना, ये समझदारी नहीं होती है। अपनी कहानी में हर बंदा हीरो होता है। अगर आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो मेरी कहानी में मैं ही हीरो होऊंगा। अगर आज आपके पॉडकास्ट पे कोई बंदा अपनी कहानी सुना रहा है तो अपनी कहानी में वही हीरो होगा। लेकिन एक बंदे की कहानी सुनकर, एक पक्ष को सुनकर किसी के बारे में विचार बना लेना, ये कहाँ की समझदारी है ना। तो आइए मैं आपको एक और पक्ष रखता हूं आपके सामने, उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरी बात पे यकीन मत करिए, किसी की बात पे यकीन मत करिए। ऊपर वाले ने आपको सोचने समझने का दिमाग दिया है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो दिखाओं पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, है ना। तो एक पॉडकास्ट शुरू हुआ, हमने देखा उस पॉडकास्ट पे कहा जाता है कि रेनेटस वेलनेस जो है, इस पे बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, इसके अंदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, इसके अंदर लोग पिरामिड स्कीम के अंतर्गत बिजनेस सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले तो पिरामिड स्कीम से बातें शुरू करते हैं। अगर आपके पास रेनेटस वेलनेस के मार्केटिंग प्लान की जानकारी नहीं है तो
मेरी गुजारिश है कि आप रेनेटस वेलनेस के मार्केटिंग प्लान को एक बार देखें। रेनेटस वेलनेस किसी पिरामिड स्कीम के अंतर्गत अपना मार्केटिंग प्लान नहीं चलाती है। हमारे मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत आप अपनी आईडी के अंदर मल्टीपल हेड्स खोल सकते हैं। रेनेटस वेलनेस एक एथिकल कंपनी है। हम डायरेक्ट सेलिंग की जो भी गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई है, हम उन सारे कंप्लायंस को मानते हुए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें भी पता, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट कि पिरामिड स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मान्य नहीं है। तो इसीलिए रेनेटस वेलनेस का जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, जो मार्केटिंग प्लान है, ये बिल्कुल भी पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है। और मेरी बातों पे मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी बातों पे मत जाइए, आप क्रॉस चेक करिए ना। आप रेनेटस का मार्केटिंग प्लान उठा के देखिए कि रेनेटस का मार्केटिंग प्लान क्या पिरामिड स्कीम पे चलता है। तो जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी हम पिरामिड स्कीम पे नहीं चलाते, राइट। दूसरी बात मुझे सुनने में आई कि लोग रेनेटस वेलनेस के बारे में कहते हैं कि यहां फ्री की आईडी नहीं लगती, है ना। तो अगेन मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में इनरोल करना चाहता है तो इनरोलमेंट की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। रेनेटस वेलनेस के अंदर अगर आप इनरोल करना चाहते हैं अपना नाम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको एक सिंगल रुपीज भी देने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी माय डियर फ्रेंड, राइट। लेकिन अगर आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है, इट इज अप टू यू। कंपनी किसी को बाध्य नहीं करती कि आपको हमारे साथ बिजनेस करना है। अगर आप सिर्फ कंपनी के साथ जुड़ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। कंपनी ने कहीं कोई मैंडेशन नहीं रखी है कि एक बंदे को यहां बिजनेस करना ही पड़ेगा। बिजनेस इज टोटली ऑप्शनल एंड इट इज 100% अप टू यू। अगर आप चाहें तो आप बिजनेस करें, अगर आप चाहें तो आप बिजनेस ना करें। अब रेनेटस के उत्पाद अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप किसी रेनेटस के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो वहां पर आपको ये एमआरपी पे मिलेंगे, क्योंकि जो बंदा आपको बेच रहा है ऑब्वियसली ही इज वर्किंग फॉर हिज बिजनेस। दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। तो रेनेटस का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन चाहिए, तो वो बंदा आपको एमआरपी पे सेल करेगा। आप उनसे एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर ये प्रोडक्ट अवेल करना चाहते हैं, तो आप कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, आपको ₹1 देने की जरूरत नहीं है। और आप कंपनी से डीलर प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट लेके अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है, कंपनी ये आपके ऊपर छोड़ती है, कंपनी आपको कभी बाध्य नहीं करती कि आपको बिजनेस करना है। दिस इज द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आपको प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना बिजनेस, तो बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है दैट यू आर सेलिंग समथिंग। विदाउट सेल देयर इज नो इनकम माय डियर फ्रेंड। इस दुनिया में आप मुझे एक बिजनेस दिखा दीजिए जहां बिना बेचे इनकम होता हो। तो जब आप बिजनेस करने का मन बनाते हैं रेनेटस वेलनेस में, तो आप कुछ बेचेंगे तभी बिजनेस होगा। और बेचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सर? तो प्रोडक्ट होने चाहिए। तो कंपनी कहती है कि आप हमसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट ले लीजिए और आगे आप इस प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं, आगे आप इस प्रोडक्ट को लोगों को मार्केट कर सकते हैं। तो लोग वीडियो में कह रहे हैं कि नहीं, जब आपकी आईडी लगती है तो आपकी आईडी रेड होती है, और उसके बाद जब तक आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते तब तक आपकी आईडी ग्रीन नहीं होती। तो ये तो बच्चों जैसी बात है। आपने रेनेटस में आईडी लगाई क्यों? मेरा सवाल है, कोई बंदा रेनेटस में आईडी क्यों लगाएगा? या तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए लगाएगा या तो बिजनेस करने के लिए लगाएगा। दोनों ही सूरतों में वो प्रोडक्ट तो परचेज करेगा ना। तो प्रोडक्ट परचेज ही अगर उसे नहीं करना तो वो आईडी क्यों लगाएगा? और अगर उसने आईडी लगाई है तो वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो भी आईडी ग्रीन हो जाएगी। अगर वो रिटेल करने के लिए प्रोडक्ट खरीदेगा तो भी आईडी ग्रीन हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहां पे है इसमें? और जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ बेचते ही तो हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं। अच्छा, तीसरी चीज मेरे को सुनने में आई कि कह रहे हैं कि मिनिमम पैकेज 3000 रुपए का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग रेनेटस के साथ जुड़े हुए वो अच्छी तरह जानते हैं कि रेनेटस में कोई पैकेज सिस्टम ही नहीं है। आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद के अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट? आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद के अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिर कंपनी के बारे में भूल और भ्रांति वाली चीजें फैलाई जाती है, कहते हैं कि नहीं यहाँ पे मिनिमम 3000 रुपए का पैकेज है या 4000 रुपए का पैकेज है। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई पैकेज सिस्टम ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेनेटस वेलनेस के अंदर कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट खरीदने की कोई मैंडेशन नहीं है। ये कस्टमर अपनी मर्जी से जो चाहे वो खरीद सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट के परचेज से वो अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो आप देखिए कि लोग मार्केट में किस तरह की खबरें फैलाते हैं। पहले तो कहते हैं कि कंपनी पिरामिड स्कीम पे चल रही है, फिर कहते हैं कि यहाँ पे आईडी लगाने के लिए आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है, फ्री आईडी नहीं होती है, फिर कहते हैं कि पैकेज सिस्टम होती है ना। मतलब लोगों को किस तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, मुझे हंसी आई इस बात को सुन के, कि वो कहते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट का कोई रिसर्च ही नहीं है। हमारे पास, हमने हमारे रिसर्च पेपर बाकायदा हमारे जर्नल को ना हमने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल कराया है। आप हमारे प्रोडक्ट के जो रिसर्च के रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हमारे हैं ना, वो आप अमेजोन से खरीद के देख सकते हैं। ये हमने पब्लिक किया हुआ है कि कोई भी बंदा, अगर किसी को हमारे रिसर्च पे डाउट है या हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन पे डाउट है, तो आप हमारे प्रोडक्ट के जो डिटेल जो बुक्स हैं वो हमने अवेलेबल कराए हैं अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। आप वहाँ से खरीद के आप देख सकते हैं। एविडेंस है हमारे पास। दुनिया में बिना एविडेंस के कोई बातें नहीं होती। हवा में बातें करने का कोई मकसद नहीं है सर। हम हवा में बातें नहीं कर रहे, हम एविडेंस के ऊपर बातें करते हैं, है ना। अच्छा, मज़ेदार चीज़ है, मैंने सुना कि हमारी कंपनी के जो फॉर्मर कंपनी के सीईओ थे मिस्टर सुधाकर नायक जी के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि पहले कंपनी के जो सीईओ थे सुधाकर नायक, उनकी मौत कैंसर से हो गई। हाँ, ये सही बात है कि उनकी मौत कैंसर से हो गई। दुनिया में कोई भी कंपनी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल की हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल की हो, इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनके प्रोडक्ट से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट दिखाता हूँ। एक मल्टीविटामिन की कंपनी है रीवाइटल। रीवाइटल का ऐड पहले युवराज सिंह किया करते थे। युवराज सिंह रीवाइटल का ऐड करते थे। अगर आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। और रीवाइटल का ऐड करते करते ही युवराज सिंह को लंग कैंसर हो गया था। और जब कंपनी को यह बात पता चली तो उन्होंने युवराज सिंह को अपने प्रोडक्ट एंडोर्समेंट से हटा दिया और बदले में उन्होंने सलमान खान को साइन कर लिया था। तो इसका मतलब क्या रीवाइटल प्रोडक्ट खराब हो गया? लोग बोलेंगे अरे रीवाइटल का ऐड कर रहे थे युवराज सिंह और रीवाइटल का ऐड करते करते युवराज सिंह को खुद लंग्स कैंसर हो गया। ये सारी बातें बच्चों जैसी बातें हैं, है ना। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी फार्मा की कंपनी या कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी या कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से किसी को कैंसर नहीं होगा। लेकिन लोग बाकी रीवाइटल के बारे में तो आवाज़ नहीं उठा रहे, लोग रीवाइटल के बारे में तो बातें नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग जिनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, जिनको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, या जिनके पास यूं कहे कि कोई काम नहीं है। एक कहावत है कि खाली बनिया क्या करे, इधर का माल उधर करे। अब कोई काम है नहीं इनके पास, तो सस्ती लोकप्रियता भी चाहिए। तो चलो, जो कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस कंपनी का फेम एंड नेम बढ़ रहा है, तो उसी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो सुधाकर नायक साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। तो इससे क्या जस्टिफाई होता है सर? इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इससे कोई फर्क पड़ जाता है क्या? तो एक बात मैंने ये भी सुनी कि लोग कहते हैं कि जो हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर है सुब्रतो दत्ता सर, कि उन्होंने पहले डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कंपनी के सीईओ हैं। तो इसमें बुरा क्या है यार? इससे किसी को क्या नुकसान पहुंच गया? अगर उन्होंने लेट से डिस्क्लोज किया, आप ऐसा समझो कि आपने एक कार खरीदी और कार खरीदने के 6 महीने तक आपने किसी को बताया नहीं कि वो आपकी कार है, और 6 महीने के बाद आपने बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया कि ये कार मेरी है। तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? अब आप बोलेंगे कि नहीं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये बातें छुपा के हमने मार्केट से किसी से पैसे ले लिए क्या कर दिया हमने? अगर किसी ने ये नहीं बताया कि मैं कंपनी का सीईओ हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाए? किसी को क्या फर्क पड़ेगा? और नहीं बताने का रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमारे जो सीईओ एंड फाउंडर सुब्रतो दत्ता सर हैं, उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल और बाकी कंपनियों के सीईओ की तरह एसी रूम में बैठ के कंपनी ऑपरेट नहीं करना चाहता। मैं कंपनी के शुरुआती दिनों में ग्राउंड में जाके एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वर्क करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या तकलीफें होती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। मैं उनके बीच में रह के उनके साथ काम करके इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। पुराने जमाने में जो बड़े अच्छे राजा होते थे ना, वो शाम के समय, रात के समय एक कॉमन आदमी की तरह अपने राज्य में निकलते थे। आपने बहुत सारे राजाओं की कहानियां ऐसी सुनी होगी जो रात के समय साधारण वेशभूषा में अपने राज्य में निकलते थे और राज्य में रात के समय घूमा करते थे, जस्ट ये देखने के लिए कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं, कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा। क्योंकि वो अपने महल में बैठ के इन बातों को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक इसी तरह हमारे जो सीईओ एंड फाउंडर सुब्रतो दत्ता सर हैं, उन्होंने शुरुआती दौर पे ग्राउंड लेवल पे जाके
लोगों के बीच रह के उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अगर प्रोडक्ट कहीं नहीं पहुंच रहे तो उसको किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें जानने के लिए उन्होंने ग्राउंड में रह के एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम किया, लोगों के साथ रह के देखा, उनको बिजनेस डेवलप करने में मदद करी। क्या ये गलत बात है? इसके लिए तो जहां उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए, लोग इसको एडवर्स तरीके से पेश कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि वो शुरू से ही कंपनी के सीईओ थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अरे नहीं बताया तो क्या फर्क पड़ गया भाई? नहीं बता के उन्होंने क्या आपके घर से आपकी जायदाद ले ली या आपकी मतलब क्या कर लिया आपके साथ? कौन सा क्या बुरा कर लिया उन्होंने? आप ये तो बताइए। हाँ, हम एग्री करते हैं, उन्होंने नहीं बताया। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन ये है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे थे। ग्राउंड लेवल पर जाके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, लोगों के अंदर रेनेटस नोवा को लेके लोग क्या विश्वास है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए वो ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे थे। क्या ये बुरी बात है? ये मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि बुरी बात है, बल्कि ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छा, कोई वो महान आत्मा जो इस तरह की बातें करते हैं, वो एक और अभियोग लगाते हैं। वो कहते हैं कि रेनेटस वेलनेस के अंदर में जो सुब्रतो दत्ता सर है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर मुझे हंसी आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत सारे लोगों को उनके अच्छे काम की वजह से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि देती है, जिसे हिंदी में मानद कहते हैं, इंग्लिश में ऑनरेरी कहते हैं। ऐसी उपाधि बहुत सारे लोगों को दी जाती है, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो बिजनेस एरिया से आते हों। तो इसके लिए उनको कोई पढ़ाई, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर का नाम आप जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। MS धोनी को आप जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है ना। रोहित शर्मा का नाम आप जानते हैं, रोहित शर्मा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इन सब का क्वालिफिकेशन कोई चेक करने जाता है क्या? इन सब को अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। और ये ऐसे ही डॉक्टर हमारे जो सुब्रतो दत्ता सर है, उनको भी किसी विश्वविद्यालय की तरफ से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी ही जा सकती है। और अगर आपने कहीं देखा हो तो जहां भी सुब्रतो दत्ता डॉक्टर लिखते हैं वहां ब्रैकेट में HONS लिखा रहता है। इसका मतलब होता है ऑनरेरी, है ना। लेकिन ये सारी बातें उन्हें पता होगी जो पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो अच्छी सोसाइटी से आते होंगे, जिनका खुद पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही ना हो, जो अच्छी सोसाइटी से ना आते हों, जिन्हें ऑनरेरी पोस्ट या ऑनरेरी डॉक्टरेट के बारे में पता ही ना हो, तो ऐसे लोग ऐसी अच्छी बातें जरूर करते होंगे। तो जाइए जाके सचिन तेंदुलकर की डिग्री पूछ लीजिए, जाइए MS धोनी की डिग्री पूछ लीजिए, जाइए रोहित शर्मा की डिग्री पूछ लीजिए। ये सारे लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं। इनको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एक ऑनरेरी डॉक्टरेट की पोस्ट मिली हुई है ना। ये सारी बातें करके क्या मकसद है? मार्केट में आप क्या पैनिक करना चाहते हैं? ये सारी बातें बता के आप मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक गलत नजरिया लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और ऐसे लोग समाज का दुश्मन होते हैं, ऐसे लोग समाज के दुश्मन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखो, आप सुब्रतो दत्ता का विरोध करते करते, आप रेनेटस वेलनेस का विरोध करते करते कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विरोध करने लगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है, अगर इस तरह के भ्रामक प्रचार होंगे, इस तरह के लोग मिसलीडिंग वीडियोस डालेंगे, तो जो बेचारा इस इंडस्ट्री में काम, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करे, वो तो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचने लगे। उसको लगे यार इंडस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन है, नहीं काम करते हैं। तो जाने अनजाने आप किसी के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? हजारों लाखों लोगों के भविष्य का बात है, आप हजारों लाखों लोगों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? देखिए, ये नेचर जो है ना, ये आपके कर्मों की सजा आपको देती है ना। तो आप चाहे कुछ भी करें, हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपके कर्म लौट के आपके पास आते हैं। हजारों लाखों लोग जिनके पास उम्मीद की कोई किरण नहीं है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग से एक उम्मीद की किरण प्राप्त करते हैं। आज इंडिया में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। आज हमारे देश में रोजगार नहीं है। ये साहब कहते हैं कि कोई बच्चा 14-15 साल का अगर ये वीडियोस देखेगा हमारे, जिस वीडियोस में हम कहते हैं कि रेनेटस वेलनेस में आइए और अपना करियर बनाइए, तो वो बच्चा भ्रमित हो जाएगा और वो बच्चा अपने पिताजी को भी जाके बोलेगा कि पापा आप जॉब मत करिए और जाके आप बिजनेस करिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई 14-15 साल का बच्चा किसी डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को इनरोल ही नहीं कर सकता, है ना। एटलीस्ट उनको 18 ईयर्स का होना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर आप पढ़े लिखे होते तो ये सारी बातें आपको पता होती। और हमारे किसी भी वीडियो में हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि जॉब मत करो। जॉब इज गुड फॉर योर डेली ब्रेड एंड बटर। लेकिन अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं एज अ सेकेंड ऑप्शन, तो आपका स्वागत है ना।
चलिए, मैं जॉब को बिल्कुल बुरा नहीं कहता। जो आदमी एक्सट्रीम एजुकेशन ले लेते हैं, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप वकील बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो आपका करियर सेट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे किसी भी कारण से डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, वकील नहीं बन पाए, तो क्या उनके सपने सही नहीं होने चाहिए? क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होनी चाहिए? तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसके अंदर लोग मेहनत करके अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, ऐसे लोग लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जरा विचार कीजिएगा इस बात पे कि आप अपने पर्सनल एजेंडे के कारण लाखों लोगों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह की भ्रामक बातें लोग करते हैं कि कंपनी में पिरामिड स्कीम चल रही है, कभी कह रहे हैं कंपनी में बिना पैसे के आईडी ग्रीन नहीं होती, कभी कह रहे हैं कि डॉक्टर का पोस्ट कैसे मिल गया इनको, कभी कह रहे हैं कि बेसलेस बातें हैं, है ना? अच्छा, एक और बात मुझे याद आती है कि मतलब ये वीडियो मैं अनस्क्रिप्टेड ही कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मुझे लोगों से बातें करनी चाहिए, हमारे जितने रेनोवियन हैं उनके साथ हमें बातें करनी चाहिए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। एक और बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा, कभी वो कह रहे हैं कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, कभी कह रहे हैं कि 200 रुपये का प्रोडक्ट है। आई एम श्योर कि अगर उनका पॉडकास्ट 3-4 घंटे का होता तो वो 1500 रुपये तक पहुंच जाते हैं, फिर 200 का 400 बताने लगते, 400 का 1500 बताने लगते। प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा? ये तो मैन्युफैक्चरर को पता होगा ना। बाहर का आदमी कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? और प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ उसके रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी R&D में कितना खर्च हुआ, उसके रिसर्च पे कितना खर्च हुआ, वो सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो आपको ये बातें समझ में आती कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रिसर्च के जो कॉस्ट है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आते हैं, है ना? तो अगेन, पढ़े लिखे होते अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो ये सारी बातें समझ में आती, है ना? इकोनॉमिक्स से मेरे को याद आया एक और बात वो कहते हैं, इकोनॉमिक्स से मुझे याद आया कि एक और बात वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो कंपनी बनाती ही नहीं है, प्रोडक्ट कहीं और बनता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना? माय डियर फ्रेंड, आप इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है लेबर डिवीजन, आप जरूर पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ी, अगर आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, तो अब आप इकोनॉमिक्स का किताब उठाइए और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है लेबर डिवीजन, उसे जरूर पढ़िए। लेबर डिवीजन चैप्टर में बहुत शॉर्टली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेबर डिवीजन चैप्टर में ये बताया जाता है कि अगर आप कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसको उन लोगों से बनाइए जिसमें जिनकी एक्सपर्टीज है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मर्सिडीज बहुत अच्छी गाड़ी की कंपनी है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ियां बनाती है, लेकिन मर्सिडीज टायर नहीं बनाती। मर्सिडीज के कार में आप देखेंगे या तो मिशेलिन के टायर होंगे या गुडियर के या ब्रिज स्टोन के टायर लगे होते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि जो कंपनी 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियां बना सकती है, क्या वो टायर नहीं बना सकती? जवाब है बिल्कुल बना सकती है। तो बनाती क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं पर लेबर डिवीजन आता है। मर्सिडीज को पता है कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है, कि मैं कार बना सकती हूं, लेकिन टायर बनाने की एक्सपर्टीज गुडियर के पास है, टायर बनाने की एक्सपर्टीज ब्रिज स्टोन के पास है, टायर बनाने की एक्सपर्टीज मिशेलिन के पास है। तो बजाय इसके कि हम अपना एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एक अलग से फैक्ट्री लगाए और अपना टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करें, जो ऑलरेडी टायर बना रहे हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है टायर, हम उनसे खरीद लेते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टायर बना रहे हैं सालों से, और दूसरा कि आपको कॉस्ट कटिंग मिलती है। अगर आप सिर्फ टायर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का एक इंडस्ट्री लगाएंगे तो उस करोड़ों रुपए का जो पैसा लग रहा है ना इंडस्ट्री में, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, तो मर्सिडीज की प्राइस और बढ़ जाएगी। तो अपने कस्टमर्स को प्राइस बेनिफिट देने के लिए दुनिया की हर कंपनी, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, लेबर डिवीजन करती है, जिसको आजकल कॉमनली बीपीओ कहते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं कि आपका काम किसी और से करा लेते हैं। आजकल पूरे दुनिया में बीपीओ इंडस्ट्री चलती है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को अगर अपना कस्टमर केयर खोलना है ना, तो वो आके नवी मुंबई में खोलती है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइस है उसके आधी प्राइस पे उनको नवी मुंबई में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। न्यूयॉर्क में एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को जितना पैसा देना होगा उतने पैसे में इंडिया में वो 4 एग्जीक्यूटिव को हायर कर लेंगे। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर केयर को इंडिया जैसी कंट्रीज में डालती है, जिसको हम बीपीओ कहते हैं। एप्पल कंपनी का नाम आपने सुना होगा। एप्पल कंपनी अपना स्क्रीन सैमसंग से लेती है,
तो क्या एप्पल कंपनी स्क्रीन नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन उनको पता है कि सैमसंग की एक्सपर्टीज है कि वो बेहतरीन स्क्रीन बना सकते हैं, तो वो सैमसंग से स्क्रीन लेती है। इसी को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, जिसको हम कहते हैं बीपीओ, जिसको हम कहते हैं लेबर डिवीजन। लेकिन अगेन, अगर आपने पढ़ाई करी होती तो ये बातें आपको पता होती है। रेनेटस वेलनेस बिल्कुल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, वो पैसे ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे। कोई कंपनी अपनी जेब से पैसे तो देगी नहीं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर करोड़ों रुपए आएंगे तो वो करोड़ों रुपए ऑब्वियसली कस्टमर की जेब से निकलेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए हम अपने बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है, प्रोग्रामिंग हमारी होती है। हम सिर्फ बाहर जिनके पास फैक्ट्री है, जो बरसों से इस तरह की प्रोडक्ट बनाने में जिनकी एक्सपर्टीज है, उनसे हम सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। सारा रॉ मटेरियल हम देते हैं, सारी चीजें हमारी होती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, उन कंपनियों के साथ जहां हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, हमारा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि वो हमारा फॉर्मूला या हमारे इंग्रेडिएंट की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को लीक ना कर सके। उनके साथ बाकायदा हमारा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। और ऐसा सिर्फ हम करने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी नहीं है। दुनिया की एप्पल से लेके, सैमसंग से लेके, मर्सिडीज से लेके किसी भी कंपनी को आप देख लो, दुनिया में हर कंपनी लेबर डिवीजन करती है। और लेबर डिवीजन करने का सीधा सा मकसद होता है कि बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पहुंचाया जा सके, कि जिसकी जो एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से उससे वो काम ले लिया जाए और कॉस्ट कटिंग किया जाए, ताकि इस कॉस्ट कटिंग का फायदा अपने कस्टमर को दिया जा सके। क्या ये करना गलत है? लेकिन लोग इन चीजों को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये तो अपने बनाते ही नहीं है जी, है ना। तो जाइए जाके आप सैमसंग से पूछिए, जाइए जाके एप्पल से पूछिए, जाइए जाके मर्सिडीज से पूछिए कि वो अपना सारा प्रोडक्ट खुद क्यों नहीं बनाते। बना सकते हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन बनाते नहीं है। जाइए जाके लेबर डिवीजन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो ये तो बातें हुई लेबर डिवीजन की। अच्छा, ये ऐसे लोग अपने वीडियोस के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि रेनेटस वेलनेस पोंजी स्कीम चलाती है। तो मुझे इनके बुद्धि पे तरस आता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। सीरियसली मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। ये लोग कहते हैं कि रेनेटस वेलनेस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये कहते हैं कि रेनेटस वेलनेस के अंदर पोंजी स्कीम्स चलाई जाती है। मेरा सवाल है आपसे कि पोंजी स्कीम किसे कहते हैं? मुझे बताइए जरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पोंजी स्कीम? मैं आपको बता देता हूं। पोंजी स्कीम उसे कहते हैं जिसमें आपसे लोग पैसे इन्वेस्ट कराते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं देते और आपको प्रॉमिस करते हैं कि कुछ समय के बाद हम आपको हाई रिटर्न देंगे या आपके पैसे डबल करके दे देंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे किसी ने कहा कि आप हमारी कंपनी में 10,000 रुपए लगा दो, 6 महीने के बाद हम आपको 20,000 रुपए रिटर्न कर देंगे, और 6 महीने के बाद या तो कंपनी बंद पड़ जाती है या 6 महीने के बाद वो आपको आपके पैसे वापस नहीं करती, इसको पोंजी स्कीम कहते हैं। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। रेनेटस वेलनेस के अंदर हम तो किसी से कोई पैसे ही नहीं लेते, आईडी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। जो पैसे आप देते हैं उसके बदले तुरंत उसकी वैल्यू का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, और कंपनी आपसे कभी कोई वादा नहीं करती कि आप रेनेटस से जुड़ जाओ और आपके घर बैठे पैसे आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि बिजनेस इज टोटली ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें। तो हम पोंजी स्कीम कैसे हो गए? हमने किसी, आप रेनेटस वेलनेस के माध्यम से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई एक बंदा आकर रेनेटस में ये कह दे कि ऑफिशियली रेनेटस वेलनेस से किसी से 1 रुपया भी लिया हो। किसी से हम 1 रुपया भी नहीं लेते। आप जो पैसे देते हैं बदले में आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, बेसिकली आप परचेज कर रहे हैं यहां से। जैसे आप किसी एक किराने की दुकान में जाते हैं, वहां आपने 2 किलो चावल खरीदा और बदले में उसको पैसे दे दिए, तो क्या आप इसको पोंजी स्कीम बोलेंगे? तब तो वो किराने की दुकान वाला भी पोंजी स्कीम चला रहा है। जहां से आप जूता खरीद रहे हैं वो भी पोंजी स्कीम चला रहा है। जहां से आप मोबाइल फोन खरीदते हैं वो भी पोंजी स्कीम चला रहा है। अगर वो पोंजी स्कीम नहीं चला रहे तो हम कैसे चला रहे हैं? आप रेनेटस वेलनेस में जो पैसे देते हो बदले में उतना प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। हम आपको कोई प्रॉमिस नहीं करते कि आप हमको 1 रुपया दे दो, हम आपको डबल करके 2 रुपए देंगे। यहां अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, अगर आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, आपके रिकमेंडेशन से अगर ये प्रोडक्ट बिकते हैं तो आपको एक आपका कमीशन मिलता है। तो जो साहब ऐसा कह रहे हैं उनको पहले तो पोंजी स्कीम की डेफिनेशन नहीं पता, और अगर नहीं पता तो जाके पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। फिर कहते हैं कि रेनेटस वेलनेस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? कि पैसे का लेन देन करना, पैसे का हेर फेर करना। हमारे यहां कैश में एक टूथपेस्ट आप नहीं खरीद सकते। रेनेटस वेलनेस के अंदर जो भी डीलिंग होती है वो बैंकों के माध्यम से होती है, यानी गवर्नमेंट के नज़र में, सरकार के नज़र में हमारी सारी डीलिंग्स होती है। जो भी पैसे हमारे वॉलेट में आते हैं उतने पैसे का हम प्रोडक्ट सामने वाले को देते हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकता है उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं। जो भी पे आउट हम आपको देते हैं उसके अंदर में हम आपका टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। एक एक पैसे का, पाई पाई का हिसाब हमारे पास अवेलेबल। अगर कोई चैलेंज करे
तो किसी डिपार्टमेंट, कोई चाहे वो टीडीएस का डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो या जीएसटी का डिपार्टमेंट, आके हमारे बुक्स चेक कर लीजिए, एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? हमारे यहाँ कोई कैश परचेज होता ही नहीं। आप मुझे बता दीजिए कोई एक बंदा जो रेनेटस के किसी ऑफिस में जाए और वहां से कैश पैसे में एक हरिद्रा का बॉटल भी खरीद के लाया हो, या कैश पैसे में एक एलोस्टिन टूथपेस्ट भी खरीद के लाया हो। हमारे यहाँ कैश का कोई सिस्टम नहीं है। तो जब कैश का सिस्टम ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही भाई? मेरे को कोई ये तो समझा दे कि कुछ भी बोलते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, लेकिन इतनी भी आजादी नहीं है कि आप कुछ भी बोल सके। मतलब कुछ भी, कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या पोंजी स्कीम है। हम किस एक बंदा आके अगर सामने खड़ा होकर ये कह दे कि रेनेटस ने हमसे 10,000 रुपए ले लिए या 1,000 रुपए ले लिए और हमें ये प्रॉमिस किया है कि 6 महीने में हम आपको डबल कर देंगे, आप दिखाइए। पूरे इंडिया में 140 करोड़ में एक बंदा आके कह दे कि हमने रेनेटस में 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और कागज दिखा दे और कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि हमको 6 महीने में डबल करके दे देगी, तो हम मान लेंगे कि हम पोंजी स्कीम चलाते हैं। ऐसा कोई नहीं बंदा मिला। कुछ भी बोल रहे हैं यार। मतलब ठीक है, अगर आपको किसी से जलन है, अगर आपके मन में किसी की राइवलरी है, लेकिन इस लेवल पे आप अपने आप को, मतलब ये चीजें आपकी संस्कार दिखाती हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों से मेरी एक अपील है कि अपने संस्कारों को तो बदनाम ना करें, है ना। कुछ बोलने के पहले कुछ एविडेंस तो होना चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस तो लेके आइए। अच्छा, साहब को इस बात से तकलीफ है कि हमारे सीईओ सर ने मेबैक खरीद ली, कहते 3.5 करोड़ की मेबैक खरीद ली। तो सर, आपके कहने ना कहने से जब वो मेबैक खरीदे होंगे ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेशन गया होगा। जब आप एक लग्जरी कार खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि सुब्रतो दत्ता जी ने मेबैक खरीद लिया। अगर उन्होंने मेबैक खरीदा होगा तो पेमेंट करी होगी मर्सिडीज को, और पेमेंट करी होगी तो अपना पैन कार्ड दिया होगा, कंपनी का पैन कार्ड दिया होगा, और कंपनी का पैन कार्ड दिया होगा तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गई होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ नहीं है कि सुब्रतो दत्ता जी ने मेबैक खरीद लिया। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है जस्ट बिकॉज कि आप नहीं खरीद पा रहे? एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक आप सफल लोगों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब आप किसी सफल इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली आप उसकी सफलता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जब आप किसी की सफलता को क्रिटिसाइज करेंगे तो जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर मेबैक खरीदने में कोई भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती या कोई भी गड़बड़ होती ना, तो अभी हमारे पास नोटिस आया होता। और आज उन्होंने नहीं खरीदी, करीब 1-1.5 साल पहले खरीदी है और बड़े शान से सड़कों पे चलती है, छुपा के भी नहीं रखी हुई है। तो मेबैक हमारा लीगल पैसे से खरीदा हुआ है। आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको तकलीफ है। मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी सफल हो जाए तो लोगों को बत्ती लगती है, लेकिन ये तो बच्चों जैसी बातें आप कर रहे हैं कि उन्होंने मेबैक खरीद ली। अरे मेबैक खरीद के, मेबैक चॉकलेट थोड़ी है कि खरीद के जेब में छुपा के रख लिया कि किसी को पता नहीं, सिर्फ आपको पता है। मेबैक खरीदी, पूरी दुनिया को पता है, सड़क पे चल रही है, पेमेंट हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेशन गया होगा, उन्होंने चेक किया होगा कि 3.5 करोड़ की गाड़ी कहां से आई, उन्होंने भी चेक किया होगा, और उनको कोई लीगल लिटिगेशन नहीं दिखा होगा, तभी तो कंपनी गाड़ी चला रही है ना सर। तो क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये मार्केट में लोगों के सामने क्या साबित करना चाहते हैं? एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कि बिल्ली बेचारी जब नाराज हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती, वो खंभे पे पंजा मारती है। तो ऐसे लोगों के लिए कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो खैर, बिल्लियों का तो स्वभाव है खंभा नोचने का, नोचते रहिए। क्या होता है ना, कुछ लोगों के लिए आप इंटरटेनमेंट होते हैं। कुछ लोग आपके वीडियोस देखते हैं, जरूरी है, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट जरूरी है। कुछ लोग आपके वीडियोस देखते हैं, उनको मजा आता है। जैसे मुझे सहानुभूति ऐसे लोगों से, मुझे लगता है ये लोग, मतलब इसको दिमागी दिवालियापन कहते हैं मेरे हिसाब से। ऐसे लोग मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, इनको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे लोग मुझे मिलते हैं तो मैं इनसे नाराज नहीं होता, मतलब मुझे सहानुभूति होती है, और मैं कहता हूं गेट वेल सून। तो जितने भी हमारे रेनोवियन, जहां तक भी मेरा ये पॉडकास्ट जा रहा है, अगर आज के बाद कभी आपको इस तरह के वीडियोस, जो भ्रमित करने वाले लोग, उल्टी सीधी जानकारी वाले वीडियोस अगर आपको बनाए ना, तो उनको बस एक ही, उनसे सहानुभूति रखिए। ये एक्चुअली दिमागी तौर पे बीमार लोग हैं, इनको बोलिए गेट वेल सून, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, इनको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने करी है, जितनी बातें मुझे याद आई मैंने कवर करी है। एट द एंड मैं बस, जितने भी हमारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, खुद पे यकीन रखिए, भारत सरकार पे यकीन रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पे यकीन रखिए, है ना। रेनेटस वेलनेस एक एथिकल कंपनी है और हम
मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है, बेहतरीन मार्केटिंग प्लान हमारे पास है, और हम टाइम पे पेमेंट देते हैं, टाइम पे जीएसटी जमा करते हैं, टाइम पे टीडीएस जमा करते हैं। एक अच्छी कंपनी की निशानी क्या क्या होती है मैं आपको बताऊं। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान एज पर गाइडलाइन होना चाहिए, कंपनी टाइम पे टीडीएस जमा करती है कि नहीं, कंपनी टाइम पे जीएसटी जमा करती है कि नहीं, कंपनी टाइम पे पे आउट रिलीज करती है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो कंपनी का पैरामीटर सही है। तो रेनेटस वेलनेस पे अपना भरोसा बनाए रखिए, डायरेक्ट सेलिंग पे अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है, बहुत सारे लोगों को अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती है। ऐसे भ्रामक वीडियोस के ऊपर अपना समय बर्बाद ना करें। आगे भी ऐसे लोग आते रहेंगे, ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया, कहते हैं सोसाइटी इज नॉट एन ईजी प्लेस टू लिव बिकॉज वी आर सराउंडेड बाई बैड पीपल। समाज में बुरे लोग आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे, और इन बुरे लोगों की अच्छे लोगों से हमेशा जलती है ना। अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपसे इनको तकलीफ होगी। तो ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी आते रहेंगे, इन पे अपना ध्यान मत दीजिए, अपनी अकल लगाइए। ऊपर वाले ने आपको सोचने समझने का तरीका दिया है ना, तो अपनी अकल लगाइए। रेनेटस वेलनेस के साथ आइए, जुड़िए, हम और आप मिलकर आइए कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं और इतिहास रचते हैं। थैंक यू।